देखो आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हमने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 22 तक हमने जो है वो स्टडी कर लिए थे, ठीक है। जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी। तो आज हमारा जो है फंडामेंटल राइट, जो वो थर्ड फंडामेंटल राइट्स हमारा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था अभिमन्यु को लेके कि अभिमन्यु की उम्र 20-22 साल में उसको जो है उसने कुछ और ही सीखा कि मुझे कहाँ क्या क्राइम से कैसे बचना है। अब जब ये सारी चीजें सीखने के बाद इस बंदे ने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए। इस बंदे ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों को बेचने का व्यापार शुरू कर दिया, फोर्स लेबर करना शुरू कर दिया। इसने बच्चों से काम करवाना, अपनी जहरीली फैक्ट्री में इसने बच्चों से काम करवाना शुरू कर दिया और इंसानों को बेचना शुरू कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। देखो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है आर्टिकल 23 के तहत, आप जो है वो उसको उसके लिए डिपार्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो। आर्टिकल 24 में आता है फोर्स लेबर, जो जबरदस्ती बच्चों को, फोर्स लेबर आपके आर्टिकल 23 में ही आता है। तो 24 में आता है कि बच्चों से काम करवाना। अब देखो 23 और 24 उम्र में इसने बड़े बड़े जो है काम करना शुरू कर दिए। 23 में इसने शुरू किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है इंसानों का व्यापार वगैरह, ठीक है। तो आपको पता ना इंसानों को भी बेचा जाता है, जैसे वुमेन्स को जो है वो पहले टाइम पे, अभी भी वैसे ऐसा होता है, किडनैपिंग वगैरह होती है, ठीक है। बट ये है कि ऐसा करने पे जो है एक कानूनी कार्रवाई अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी को काम करवाना, किसी को जबरदस्ती काम करवाना जो है वो इनलीगल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर्स, ठीक है। जबरदस्ती किसी को भीख मंगवाना, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, किसी को जबरदस्ती काम करवाना, पैसा नहीं देना। टू प्रोटेक्ट द मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 23 को देखो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है ना, एक बार चले जाओ तो वो वहां से आने नहीं देते हैं, ठीक है, काम करवाते हैं, ठीक है। आप छोड़ ही नहीं सकते हो। लेकिन देखो अंडरग्राउंड बहुत सारी ऐसी जगहों पर होता ही है, बेचारे लोग फंसे होते हैं, ठीक है। लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो लोग इतने पैसे वाले होते हैं कि उनने बहुत से मतलब दबा के रखा होता। तो अब भी मतलब है कानूनी जुर्म है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। हाँ, जो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होती है। ये राइट जो है सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। द राइट प्रोवाइड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन हो गया, मैन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, या प्रोस्टिट्यूशन होता है, ये इनलीगल होता है, ठीक है। किसी को जबरदस्ती मतलब उससे काम करवाना, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या करता है? आर्टिकल जैसे ये पर्सन 24 उम्र में पहुंचता है तो क्या करता है, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। और कुछ नहीं है। 24 ईयर में पहुंचता तो ये बच्चों से काम करवाना शुरू करता है। देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि भाई आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो। जो बच्चे जो है वो छोटी उम्र के हैं, 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, उनको आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते हो जहाँ पे माइन वगैरह होता है, जो डेंजरस है, ठीक है। डेंजरस है तो उनको आप यहाँ पर काम नहीं करवा सकते हो। अभी अमेंडमेंट आया 2016 का, कंप्लीटली प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट आर चिल्ड्रन बिलो। जो भी 14 साल से नीचे बच्चे हैं ना, अगर वो आप कहीं भी किसी भी ऑक्यूपेशन हो या किसी प्रोसेस में काम करते हैं तो वो इनलीगल है। आपने देखा होगा, आपके सामने बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं, कहीं पे देखा होगा आपने, रेडियो पे है, शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटी लेकिन इनलीगल है। अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो वो अच्छे तरीके से वो लोग जो है उनके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। आप देखो इतने बड़े बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, चाइल्ड लेबर वगैरह हो गया, बच्चों को जबरदस्ती इंसानों को बेचने का काम करने का, इस बंदे के अंदर एक दया आती है। दया क्या आती है भाई? इसको ना भगवान से अब लगने लगता, ठीक है। भगवान से डर लगने लगता है भाई कि भाई दुनिया में गॉड है, भगवान अल्लाह ताला खुदा है इस दुनिया में, ठीक है भाई, कि भाई उससे डरना चाहिए। तो इसको ना अब मजहब की तरफ इसको रुझान जाता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत पाप कर दिए भाई, अब तो कुछ मुझे रब को खुश करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेशन। आप अपने मजहब को आजादी से जो है आप प्रोपोगेट कर सकते हो। अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप मना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपको कोई आके बोले कि आप यार ये नमाज क्यों पढ़ रहे हो, आपने नमाज क्यों पढ़ा, आपने जो है वो पूजा क्यों की,
ठीक है, आप इबादत क्यों कर रहे हो, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आपको प्रोपोगेशंस करना, प्रैक्टिसेस करना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टू प्रोफेस टू प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को मानना चाहते हो तो ये आपका, ये जो आपका ये आपकी अपनी आजादी है। आपको ये कोई नहीं बोल सकता कि भाई मानो कि कोई आप कोई कह रहा कि मैं जी जो है सिखिज्म को मानता हूँ, उसको बोलोगे नहीं नहीं सिखिज्म को क्यों माना, उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों मान रहे हो उसको, तो भाई वो इनलीगल है। ठीक है, उसकी अपनी मजहबी आजादी है जिसको वो माने। कोई हिंदू मान रहा है सिखिज्म को, या मुस्लिम को मान रहा है, या मुस्लिम कोई हिंदुइज्म के मान रहा है, तो उसकी अपनी मजहबी आजादी है, उसको कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है, संविधान ने उसको जो है वो ये अधिकार दे रखे। कंसाइंस अ पर्सन मे आर मे नॉट चूज द फॉलो। देखो, पर्सन मे आर मे नॉट चूज टू फॉलो, अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं चूज करना तो वो उसकी अपनी मर्जी है। राइट टू प्रोफेस, वन कैन डिक्लेयर हिज आर रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली। कोई भी बंदा वो अपने रिलीजियस फेथ और अपने मजहबी जो भी बिलीफ्स हैं वो ओपनली बता सकता, फ्रीली, उसको कोई नहीं बोलेगा ये तू क्यों प्रचार कर रहा, क्यों कर रहा। राइट टू प्रैक्टिस होता है भाई, आप वर्शिप वगैरह कर सकते हो, ठीक है, अपने आइडियाज को लेके। राइट टू प्रोपोगेट, आप किसी भी मजहब के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो। आपको लगता है कि ठीक है जी हिंदुइज्म अच्छा रिलीजन, तो आप उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, या किसी को लगता है मुस्लिम जो है वो अच्छा रिलीजन है, या किसी को लगता है सिखिज्म जो अच्छा तो मतलब जो मजहबी आजादी है भाई, किसी को ये नहीं है कि भाई कोई बोलेगा यार तू क्यों कन्वर्ट हो गया, तुझे मार डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये मजहबी आजादी है, किसी को भी जो है वो प्रोपोगेट करना, ठीक है, उसकी मजहबी आजादी है। आप उसको या तो उसको फोर्सफुली आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई तू इसी मजहब को मान, होवर द कंस्टिट्यूशन डज नॉट लो। आप अपनी आपकी मजहबी आजादी है, आप कन्वर्ट होना चाहते हो, लेकिन कोई आपको फोर्स करे वो कानूनी जुर्म है। आपको बोलेगा नहीं आपने फॉलो करना, तो वो कानूनी जुर्म है भाई, ये चीज याद रखना, उसकी अपनी मर्जी है वो चाहे। ठीक है, इट्स ओनली गिव अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट, अपनी रिलीजन के बारे में हम जो है वो एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, लिमिटेशंस क्या है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक। कभी लगता है पब्लिक हेल्थ ऑर्डर को लेके जो है ये जो है वो थोड़ा सा खराबी हो सकता है, तो वो रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है मानो कि नमाज वगैरह होती है तो वहां पे लोगों की गैदरिंग काफी होती है, ठीक है, काफी गैदरिंग होती है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी होगी, तो वो गवर्नमेंट रोक सकती है। या लगता है कि हिंदुओं की कोई जो झांकियां वगैरह निकल रही है, जिस रास्ते से निकल रही है, यहाँ लगता है उनको कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है लोगों की, क्योंकि परेशानी तो लोगों कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में जो है वो लिमिटेशन लगा सकते हैं, वो रोकथाम आपको लगा सकते हैं। गवर्नमेंट के पास अधिकार है, आप नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। वो लोगों की भलाई के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती है कि रोकना पड़ता है, तो सच रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अपोज इन द नेम ऑफ, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये हमारी मजहबी आजादी को लेके ये इंटरफेरेंस है, हमारे इंटरफेयर कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है या लोगों को परेशानी हो सकती है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है। उसके बाद आर्टिकल आपका 26 आता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन, आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, या आप राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, आप कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जहां पे चैरिटेबल पर्पस वगैरह, चैरिटी के लिए, ठीक है, वहां पे आप चंदा इकट्ठा करके आप कहते हैं कि हमने क्या करना है भाई, कि ठीक है हम कोई मस्जिद या मंदिर बनाना चाहते हैं, बट आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते हो मुझे चंदा दो मैंने मंदिर या मस्जिद बनाना है, तो ठीक है, तो वो भी कोई अपनी मर्जी से देगा आपको, तो लेकिन आपको अधिकार है कि आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत। 27 क्या कहता है, देखो हम बात कर रहे थे 26 में, 25 में उसको लगा कि मुझे मस्जिद को मानना चाहिए, 26 ईयर की एज में उसको लगता है कि भाई मुझे अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे चैरिट पैसा इकट्ठा करना है जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं। तो आपको आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, कि आपको टैक्स नहीं देना, रिलीजन की प्रमोशन के लिए आपको टैक्स नहीं देना, बाकी सारी चीजों पे टैक्स लेती है गवर्नमेंट, बट कोई भी जो है वो आपके रिलीजन्स के जो प्रमोशन के लिए आपको टैक्स नहीं मानेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 लेज्ड ऑन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे, किसी बंदे को कंपेल नहीं किया जा सकता वो टैक्स करे, पे करे भाई अपने रिलीजन की मेंटेनेंस के लिए या पार्टिकुलर रिलीजन को लेके उसकी प्रमोशन के लिए, तो वो टैक्स नहीं दे सकता भाई। ठीक है, आर्टिकल 27। तो यहाँ पे जो है ये बंदा टैक्स से बचता है, इसको पता है कि मजहबी आजादी है मुझे, मैं टैक्स नहीं दूंगा गवर्नमेंट को। अब आर्टिकल 28 के तो बड़े मायने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है
कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल अदारे हैं जैसे जहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल चल रहा है तो वहां पे आप शुरू हो जाएं, भाई चलो बच्चों खड़े हो जाओ, आप यहाँ पे जो है वो गीता का पाठ करो या आप जो है नमाज पढ़ो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जो होता है, जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हर धर्म के लोग होते हैं, तो आपको ये नहीं है। सेलिब्रेशन एंड एजुकेशन होली मेंटेन जो स्टेट के अंडर आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, या इंडिया जो फंड करता है, तो वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है ना, इससे मिनोरिटीज के लिए, ठीक है, मिनोरिटीज के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स ऑन डिस्टिंक्ट, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकता है भाई, उसकी जो भी लैंग्वेज है। आर्टिकल 29 के तहत उसको नहीं बोलेंगे तेरी भाषा तो दुनिया में है नहीं, तू कैसे, उसको अधिकार है भाई आर्टिकल 29 के तहत अपनी स्क्रिप्ट को बचा सकता, अपने कल्चर को बचा सकता, ठीक है। ठीक है, अपनी कम्युनिटी को लेके वो प्रोटेक्ट कर सकता है कि भाई हमारी कम्युनिटी जो है मिनोरिटीज में है। आर्टिकल 29 ग्रांट करता प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एज वेल एज द कल्चरल मिनोरिटीज। जो कल्चर मिनोरिटीज हैं, जो हमारे देश के अंदर मिनोरिटीज हैं, वो अपने रिलीजन्स को लेके और अपनी लैंग्वेज को लेके वो जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 29 ये अधिकार उनको देता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 30 राइट मिनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन। देखो यहाँ पर है जो आपके मदरसेज वगैरह बनते हैं, ठीक है, मदरसेज वगैरह बनते हैं वो आर्टिकल 30 के तहत बनते हैं। तो यहाँ पे मिनॉरिटीज को अधिकार दे रखा है कि वो स्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से, ग्रांट ऑल द मिनॉरिटीज द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ऑन चॉइस, अपनी चॉइस से ये जो कर सकते हैं, बट ये अधिकार जो है मेजोरिटी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 के तहत वो अपने अपने रिलीजियस अदारे जो है बना सकते हैं, जहां पे वो एजुकेशन दे सकते हैं और एजुकेशन के साथ साथ वो अपनी मजहबी जो है तालीम भी दे सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज एडिड बाय, ये प्रोविजन कब ऐड किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, ये 1978 में जो है वो दिया गया। अब आर्टिकल 31 आता है, आर्टिकल 31 तो वो डिलीट होके मैंने कल भी पढ़ाया था, ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको डिलीट करके आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट ऐड किया और पार्ट 12 के अंदर इसको जो है वो रखा गया है, पार्ट 12 के अंदर इसको रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि दैट राइट टू गेट फंडामेंटल, यही जो है एक रास्ता जिसके थ्रू आप जो है फंडामेंटल राइट्स जो है अगर आप वायलेट होते हैं तो आप फंडामेंटल आप जो है वो किसी भी ऑफिशियल या गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो केस कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 जो है ये कहता कि आई एम द गार्डियंस ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटा सकते हैं, और आर्टिकल यही जो है 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रास्ते हैं जिनके थ्रू आप जो है अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत यू कैन गो थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये प्रोटेक्टेड इटसेल्फ इन अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट कन्फर द राइट टू रेमेडीज फॉर द enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. The Supreme Court has ruled that Article 32 is a basic features of the constitutions, ठीक है, बेसिक जो है फीचर, hence it cannot be average or taken away even way of amendment। इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता चाहे अमेंडमेंट जितनी भी हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें चार प्रोविजंस क्या है, the right to move Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of fundamental rights। नेक्स्ट क्या है, ऐसे समझ लो आप, सुप्रीम कोर्ट shall have power to issue directions or order writs for the enforcement of any of the fundamental right। कोई भी वायलेट होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो देता डायरेक्शन। पार्लियामेंट कैन empower any other court to issue direction order and writs of all kinds। देखो आपको जो है रिट्स पता होनी चाहिए, 5 रिट्स मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी, ठीक है, ये हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए भाई। अच्छा कुछ जगहों पर क्या होता है कि आपका इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल
सस्पेंडेड बाय, अच्छा ठीक है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट। राइट जो है प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 359 के तहत। इस राइट को 359 के तहत सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये कल मैंने पढ़ाया था आपको, आर्टिकल 33, 34 और 35 में 33 पढ़ाया था। आर्टिकल 33 मैंने आपको कल भी बताया था कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कुछ जो सेक्शंस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। जैसे लोग जो आर्मड फोर्सेस हैं, जो बेल्ट फोर्सेस में काम करते हैं, पैरामिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस फोर्सेस में काम करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं, या एनालॉगस जो भी फोर्सेस के साथ लिंक है उनमें काम करते हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, क्योंकि अगर देखो ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं भाई। अगर सेंसिटिव डिपार्टमेंट मानो कि एक जो है आर्मी वाला कहता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स है, मुझे राइट टू मूवमेंट है, मुझे घूमने जाना है, मुझे मन कर रहा है मैं ड्यूटी नहीं करूंगा आज, ठीक है, मुझे नहीं जाना, यहाँ जंग चल रहा है, वहां ये बंदा कह रहा है मुझे ड्यूटी नहीं जाना है, तो वो जाके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा जी मेरे फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहे हैं, मेरे मानव अधिकार नहीं है। तो वैसे सेक्शंस को जो है फंडामेंटल राइट्स उनकी गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, अंडर रिस्ट्रिक्शंस रहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। देखो डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं यूनिफॉर्म क्यों पहनूं भाई, ठीक है, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, ठीक है, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, तो फिर वो इसीलिए होता है कि ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंश्योर करे वो प्रॉपर डिस्चार्ज अपने ड्यूटीज को, मेंटेनेंस और डिसिप्लिन का उनके भी में। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट। के पास नहीं होता भाई। अब ऐसा नहीं कि स्टेट बोले मैं पुलिस को पूरा अधिकार दे रही हूँ, कल से पुलिस वाले यूनिफॉर्म ने अपनी मर्जी से ड्यूटी देनी है, दे ना दे, वो पुलिस वाले उठे जहां रास्ते में मिला कोई उसको पकड़ के ला लिया, ठीक है, तो वो अपने डिसिप्लिन को ही फॉलो नहीं करेंगे, जो लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर देता है इनके ऊपर लाभ बनाने का, इसके ऊपर बेल्ट फोर्सेस के ऊपर लाभ बनाने का, ठीक है जी। कोई भी any such law made by parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any fundamental rights, ठीक है। तो ये जो है जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्ट में चैलेंज नहीं होते। द मेंबर ऑफ आर्मड फोर्सेस होगी, ठीक है, नॉन कॉम्पेटेंट होता है एम्प्लॉयज ऑफ द आर्मड फोर्सेस सच एज बार्बर्स, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक्स, चौकीदार, विटी एंड टेलर्स वगैरह, ठीक है, ये उनमें नहीं आते हैं। आर्मी के अंदर जो बार्बर वगैरह वो होंगे वो भी इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ। देखो भाई आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना वो भाई मार्शल लॉ के अंडर जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगर आर्मी का रूल जो लागू होता है, आर्मी का जब रूल लागू होता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, जो भी आर्मी का जिस जगह भी आर्मी का जो है वो लॉ लगता है, जो आर्मी का रूल होता है, हम नहीं कहते मार्शल लॉ लगा भाई घर से बाहर निकल गोली मार देगा भाई कोई, ठीक है, तो एक लोगों के अंदर सनसनी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट है ये सिविल डिपार्टमेंट में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका ज्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, क्राइम के साथ डील करते हैं, तो इनका इनको सब पता है कौन क्या है। तो आर्मी जो है ना, आर्मी कोई मानो कि पुलिस वाला जो जम्मू कश्मीर के, तो ज्यादातर लोग पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे लोकल लोग होते हैं, तो पुलिस को वैसे लोग जो है वो इतना सीरियसली लेते नहीं है जब होता तो ये डरना, क्योंकि पुलिस के पास इतना अधिकार भी नहीं होता भाई ये कि भाई ये जो है किसी को भी उठा के अंदर डाल दें। तो इनको भी एक ऑर्डर का ही जो होता है वो ऑर्डर्स पे ही फॉलो करना होता है। ये जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ उस समय गवर्नमेंट इसलिए लगाती है भाई हालात अब कंट्रोल से बाहर हैं, तो इस एरिया में मार्शल लॉ लगाया गया है। तो आप लिटरली इसको कह सकते हो कि मिलिट्री रूल। हम नहीं कहते हैं भाई मिलिट्री रूल लग गया जम्मू में भाई, अब गाड़ी जो है पुलिस वाले चेक करेंगे। अब ऐसा नहीं है एक बंदे की बारात जा रही थी और मार्शल लॉ लगा हुआ था, वो शादी में वो गाना लगा के चल रहे थे, ठीक है, तो गाना लगा के चल रहे थे, तो बुलाया उसको भाई गाना बंद करो भाई, ये कौन है ससुरा जो गाना गाना चला रहा है, तो बुलाया ड्राइवर को, तो ड्राइवर को बोला भाई ये तूने क्यों गाना लगाया है? बोला जी जिस मैंने तो पैसा ले रखा है, जो शादी करवा रहा है उसने बोला उसको भी बुलाओ, वो भी बाहर आता है, वो बोलता जी दूल्हे ने बोलता दूल्हे को भी बुलाओ, दूल्हे को भी बुलाया, तो दूल्हे को बोला, ड्राइवर को बोला भाई लगा तू इसको थप्पड़ जो दूल्हे का बाप है,
उसने बोला साहब मैं कैसे लगाऊंगा थप्पड़। आर्मी वाला था, खींच के लगाया, बोला लगाएगा नहीं लगाएगा। तो दूल्हे के पापा को जब थप्पड़ लगाया ड्राइवर ने, तो आप दूल्हे के पापा को बोला लगा आप ड्राइवर को थप्पड़, लगा यार जोर से ड्राइवर को थप्पड़। अब ड्राइवर को लगा दूल्हे को थप्पड़। तो मिलिट्री रूल में ना कोई आपके रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, मतलब ला के अकॉर्डिंग नहीं किसी को कोई थप्पड़ मारे। तो मतलब उसके लिए तो डिपार्टमेंट बना हुआ ना भाई, पुलिस बनी हुई है भाई, ठीक है, कोई अगर किसी को थप्पड़ लगाता है भाई, तुम कानून के पास, तुम्हें जरूरी नहीं है तुम उठ के थप्पड़ लगाओगे, फिर पुलिस किसके लिए बनाई है भाई, है ना। तो मिलिट्री रूल में है ना अपने भाई, कान पकड़ इधर ही, चाहे कोई क्यों ना मैं डॉक्टर हूँ, कान, तू डॉक्टर होगा अपने घर, कान पकड़। तो ऐसा सिस्टम होता है जब मिलिट्री रूल लगता है। द मार्शल लॉ इज इम्पोज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सबस्टेंसेज हो, लाइक बार इन्वेजन हो, इंसर्शन हो, रेवेलियन हो, राइट्स हो, दंगा फसाद हो, ऐसी सिचुएशन में जो है आपका मिलिट्री रूल लागू होता है, ठीक है। आर्टिकल 30 में इम्पावर द पार्लियामेंट टू आइडेंटिफाई compensate any government servant or any persons for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area martial law। तो इस मार्शल लॉ के अंडर जो भी एरियाज आते हैं ना, तो जो भी एरियाज आते हैं तो यहाँ पे आर्मी के अंदर अंडर रहता है, रिस्ट्रिक्शंस रहती है, देख। अच्छा, द एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज, नहीं कोई किसी भी ग्राउंड ऑफ इसमें नहीं होता, कि ये नहीं है कि भाई वो ड्राइवर बोलेगा कि ड्राइवर वो बोलेगा भाई मैं तो बड़ा मतलब तहसीलदार था तो मुझे थप्पड़ लगाया ड्राइवर ने, तो आर्मी ने बोला तो भाई मार्शल लॉ चल रहा है तो आपको पता नहीं है भाई, शादी कर रहे हो, उनको नहीं लगता भाई वो शादी चल रहा है क्या चल रहा है, पुलिस तब भी कंप्रोमाइज कर लेगी, आर्मी कंप्रो, क्योंकि आर्मी देखो लोग, आर्मी में हमारे लोकल लोग, कोई हरियाणा से है, कोई तमिलनाडु से है, ठीक है। तो आर्टिकल 35 जो है वो आप पढ़ लो इसको, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो ये पार्लियामेंट बनाता है, मे टू लास्ट टू गिव इफेक्ट ऑन सर्टेन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स शेल वेस्ट ऑन इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट। तो ये भी आर्टिकल 35 जो है वो स्टेट के पास नहीं होता है, आपके पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। इसके बाद हम जो है डीपीएसपी करेंगे।